हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आय विधि की सावधानियां बताने वाले हैं। जब आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये 4 नंबर या 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सावधानियों में नंबर 1 है, हस्तांतरण आय को कभी भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। यह हस्तांतरण आय होती क्या है? हस्तांतरण आय एक तरफा भुगतान है जो व्यक्तियों को बिना किसी भी आर्थिक क्रिया में योगदान के बदले में प्राप्त होती है, उसी को हम हस्तांतरण आय कहते हैं। इसलिए एक तरफा भुगतान होने के कारण इसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो हस्तांतरण आय को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह केवल एक तरफा भुगतान है। दूसरा नंबर ये होता है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री से जो भी आपको आय प्राप्त होती है उसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी वस्तुओं के मूल्य को पहले ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जा चुका है। देखो, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में कभी भी शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी गिनती पहले हो चुकी है। तीसरा नंबर, पुरानी वस्तुओं को बेचने में जो भी कमीशन एजेंट होता है, उस कमीशन एजेंट को जो भी कमीशन प्राप्त होता है उस कमीशन को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। आपको पता है, जब आप कोई भी पुरानी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें कमीशन एजेंट होता है और जो जितना वो कमीशन प्राप्त करता है वो उसका पारिश्रमिक कहलाता है। इसलिए उस पारिश्रमिक को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अगला नंबर आता है कि शेयर है, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे सौदे वस्तुओं और सेवाओं के चालू प्रवाह में कोई योगदान नहीं देते हैं। अगली बात आकस्मिक आय है, जैसे लॉटरी है, घुड़दौड़ आदि से जो आय प्राप्त होती है इसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते क्योंकि इनसे कोई भी उत्पादक गतिविधि नहीं बनती। मतलब ये हुआ कि आकस्मिक आय या आकस्मिक लाभ जैसे कि लॉटरी, घुड़दौड़ आदि से जो आय प्राप्त होगी उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनसे कोई उत्पादक गतिविधि नहीं जुड़ी होती है। अगला नंबर, पुरानी बचतों से भुगतान जैसे मृत्यु कर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगला नंबर यह है कि लाभ के 3 हिस्से होते हैं। एक तो निगम कर होता है, एक अवितरित लाभ होता है और एक लाभांश होता है। अगर लाभ दिया गया है तो राष्ट्रीय आय में लाभ को ही शामिल करना है, बाकी निगम कर, अवितरित लाभ और लाभांश को छोड़ देना है। लेकिन अगर लाभ नहीं है और इनके हिस्से दे रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही प्रकार हो, कोई भी एक भी प्रकार हो सकता है, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेंगे। अगला नंबर, वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि यह पूंजी निर्माण में एक भाग है। पूंजी निर्माण का एक भाग होने के कारण हम स्टॉक में परिवर्तन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। और आपको पता है, स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक को घटाकर निकाला जाता है। अगला नंबर, गैर कानूनी क्रियाएं से मिलने वाली जो आय होती है उसको कभी भी राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते, जैसे चोर की आय, जेब कतरे की आय या अन्य कोई भी गैर कानूनी आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यही हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यह है कि आय विधि के द्वारा
राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। जब आप राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हो आय विधि के द्वारा, तो कौन कौन से कदम उठाते हो उसके बारे में ये बता रहे हैं हम आपको। पहला कदम यह है कि उत्पादक इकाइयों की पहचान करना और उसका वर्गीकरण करना। आप जानते हो कि विभिन्न उत्पादन के साधनों को नियोजित करने वाली सभी उत्पादक इकाइयों की पहचान की जाती है। मतलब उत्पादन करने वाली कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। और उत्पादन करने वाली इकाइयों में प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र आते हैं और तृतीयक क्षेत्र आते हैं। ये 3 इकाइयाँ होती हैं और इन तीनों इकाइयों की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा चरण हमारा है कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा भुगतान की गई साधन आय का आकलन करना। साधन आय का आकलन करना मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा भुगतान की गई साधन आय को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एक तो सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, दूसरा परिचालन अधिशेष है और तीसरा मिश्रित आय है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में क्या क्या शामिल करेंगे? मजदूरी वेतन और मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान। परिचालन अधिशेष में किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। और मिश्रित आय स्वनियोजितों की मिश्रित आय होती है। अगला नंबर चरण में आता है कि घरेलू आय की गणना करना। घरेलू आय का अनुमान लगाते समय हमें क्या करना होता है कि जब सभी क्षेत्रों को साधन आय को जोड़ दिया जाए, सभी क्षेत्रों की जो साधन आय है उनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो घरेलू आय हमें प्राप्त हो जाती है। घरेलू आय निकालने के लिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय को जोड़ दिया जाता है। चौथे चरण में हमें क्या करना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना चाहिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हमें क्या करना होगा कि जो भी साधन आय हमारे पास है उस साधन आय में NFIA को जोड़ देना चाहिए। NFIA का मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जैसे मैंने बताया है कि घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए NNPFC हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, इसमें NDPFC हमारी घरेलू आय है, NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीफा में से फीटा को माइनस कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय और NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। CE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज एंड नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम द अब्रोड को प्लस कर दिया जाए तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकल जाती है। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आय विधि है, आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान जब लगाते हैं तो उसके लिए जो साधन आय आती है उन साधन आय में कौन कौन से संघटक शामिल किए जाते हैं उस संघटकों के बारे में, अर्थात साधन आय के संघटक के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से संघटक होते हैं। कृपया इस हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।